गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम सभी यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत सारा प्यार। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रूट्स, ठीक है। और साथ में मैं आप लोगों को प्लांट टिश्यू के बारे में भी पढ़ाऊंगी, पादप ऊतक के बारे में भी समझाऊंगी। और बेटा कल आपका यह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स और देन उसके बाद आपका सिलेबस द एंड खत्म, ठीक है। साथ में ही मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजों की पीडीएफ मैं आपको दूंगी, कुछ क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ मैं आप लोगों को दिया करूंगी। तो आप जरूर चेक करिएगा, उसके लिए मैं अलग से कॉलम, अलग से जो क्लॉज होता है वो बना दूंगी। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि कल शनिवार है, तो कल आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी एक शानदार क्लास होगी 12 बजे, क्योंकि जो एफ कैट वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम है, ठीक है। तो उनको ध्यान में रखते हुए, और बाकी आप सभी बच्चों के लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आप सभी एनडीए सीडीएस इन सब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जरूर कल 12 बजे यूट्यूब की क्लास को जरूर करेंगे, ठीक है। ओके, चलो तो शुरू करें आज की क्लास को, ठीक है। तो आज आपका सिलेबस खत्म, कल आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस सेशन की अगर आप बात करते हो तो सर ने बोला था कि प्रैक्टिस सेशन जो होगा वो यूट्यूब पे होगा, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो जो उसकी पीडीएफ होती है, पीपीटी वगैरह होती है, ठीक है, उस सभी को मैं आपके कोर्स में अपलोड करवा दिया करूंगी, जो भी मेरे को प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, प्रीवियस ईयर मिलेगा, ठीक है। चलो तो शुरू करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में, और कल का पहले मैं आपको रिवाइज यहाँ पर करवा देती हूँ एक बार, और उसके बाद फिर हम सभी यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हम फल के बारे में बात करते हैं तो फल का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। दूसरे नंबर पर अगर आप फल के बारे में बात करते हो तो यह बीजधारी, यह कैसे होते हैं? यहाँ पर बीजधारी संरचना होती है। कैसी होती है? बीजधारी संरचना यह होती है। तो फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर सीड यहाँ पर पाया जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट कि जब हम किसी भी ओवरी को देखते हैं, जब हम किसी भी अंडाशय को देखते हैं, तो जो ओवरी होता है, जो अंडाशय यहाँ पर होता है, जब वह पक जाता है, या कह सकते हो कि वह मैच्योर हो जाता है निषेचन के बाद, तो वही हमारा आगे जाके क्या बनता है? फल यहाँ पर बनता है। तो अंडाशय ही फल यहाँ पर बनाता है। मैंने आपको एक बात और यहाँ पर बताई थी पार्थेनोकार्पी और एपोमिक्सिस के बारे में। बेटा पार्थेनोकार्पी का क्या मतलब होता है कि अगर यहाँ पर निषेचन नहीं हुआ है, अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, और फिर भी यहाँ पर कोई अंडाशय यानी कि कोई ओवरी है, वह किस में परिवर्तित हो गई? एक फ्रूट में परिवर्तित हो गई, एक फल में परिवर्तित हो गई, और यहाँ पर कोई सीड भी नहीं बना, यहाँ पर कोई बीज भी नहीं बना, तो उसे हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रही हूँ कि पार्थेनोकार्पी की अगर आप यहाँ पर बात करें तो पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है कि जब बिना निषेचन के बीज रहित फलों का निर्माण होता है, जैसे कि केला में, ठीक है। दूसरे नंबर पर होता है एपोमिक्सिस। बिल्कुल सेम प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर जो फल बनेंगे उनमें बीज होगा, यहाँ पर बीज नहीं होगा, पर यहाँ पर बीज होगा। तो एपोमिक्सिस की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि बिना निषेचन बीज सहित फलों का निर्माण। बीज यहाँ पर अगर बन रहे हैं, तो जैसे अगर आप खट्टे फल खा रहे हो, ठीक है, अगर आप सिट्रस फ्रूट खा रहे हो, खट्टे फल खा रहे हो, या फिर अगर आप सभी आम खा रहे हो, तो वहां पर भी कई बार एपोमिक्सिस की प्रक्रिया हो जाती है। वहां पर भी क्या हो जाएगी? एपोमिक्सिस की प्रक्रिया यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक समझ आ गया? चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया था कि जब कभी भी हम फलों के बारे में बात करते हैं तो जो फल होता है उसको हम दो तरीके से बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है पेरिकार्प और दूसरा होता है सीड यानी कि बीज। पेरिकार्प की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो पेरिकार्प है वह क्या है कि भाई जो भी हमारा फ्रूट होता है उसका यह एक वॉल बनाने का काम करता है। क्या बनाने का? एक वॉल बनाने का काम यहाँ पर करता है। और कल की क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि जो पेरिकार्प होता है वह तीन प्रकार का होता है। पहला होता है इपीकार्प, दूसरा होता है मीजोकार्प, और जो तीसरा होता है वो है हमारा एंडोकार्प। नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है कि इपीकार्प जो होगा वो बाहर की लेयर होती है जो कि छिलका या पील बनाती है। नेक्स्ट यहाँ पर मीजोकार्प। मीजोकार्प की अगर आप बात करते हो तो जो भी फ्रूट होता है उसके बीच का भाग काफी फ्लैशी होता है,
काफी मांसल होता है, जिसको हम सभी यहाँ पर खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिसको हम सभी यहाँ पर खाते हैं, काफी जूसी यह होता है। नेक्स्ट आपका आता है एंडोकार्प। एंडोकार्प की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो भी हमारा यहाँ पर फ्रूट होता है, तो जो गुठली होती है ना, जो सीड होता है, बीज होता है, उसके आसपास का क्षेत्र जो कैसा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे रफ होता है, थोड़ा सा खुरदुरा यहाँ पर होता है, और उसी को हम सभी क्या कहते हैं? एंडोकार्प के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर बीज के बारे में कि भाई बीज क्या होता है। तो ये भी मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था कि जब हम निषेचित बीजाणु को देखते हैं, जब हम यहाँ पर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स को देखते हैं, तो वही क्या है? बीज है। वही क्या है? यहाँ पर बीज है। और यह एक भ्रूणीय पौधा होता है जो बहुत ही सुरक्षित आवरण से ढका हुआ होता है, क्योंकि अगर आप इस बीज को बोओगे, मिट्टी दोगे, खाद पानी दोगे, थोड़ा सा पानी दोगे, प्रॉपर टेम्परेचर रखोगे, सनलाइट इसको मिलेगा, ऑक्सीजन इसको मिलेगा, तो यही आगे जाकर के एक नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर बीज के बारे में बात करते हो तो यह एक एम्ब्रियोनिक प्लांट होता है, यह एक भ्रूणीय पौधा होता है। कल यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, और अब इसके आगे का हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले फ्रूट्स के बारे में कि फ्रूट्स कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर आप देखो तो जो डबल फर्टिलाइजेशन है, द्विनिषेचन हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रूट बनेगा, फल यहाँ पर बनेगा। हमने ये भी यहाँ पर पढ़ लिया कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय से ही फल का निर्माण यहाँ पर होता है, फ्रूट का निर्माण यहाँ पर होता है, ये भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप फल के बारे में बात कर रहे हो, तो जो फल होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। और आपको सीधे सीधे यहाँ पर आंसर करना है कि फल को हम सभी 3 प्रकार से बांट के पढ़ते हैं। कितने प्रकार से बेटा? 3 प्रकार से बांट करके पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो है सरल फल, सबसे सिंपल फ्रूट, सबसे सरल फल। दूसरे नंबर पर आता है, उसे हम सभी कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। क्या कहेंगे? एग्रीगेट फ्रूट, यानी कि समुच्चय फल। और तीसरे नंबर पर जो आता है उसे हम सभी कहते हैं कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट, यानी कि संग्रथिक फल के नाम से हम सभी इसे यहाँ पर जानते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इन तीनों में क्या अंतर होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इन तीनों में क्या अंतर होता है। तो देखो, अंतर बहुत सिंपल है। सरल फूल की अगर आप बात करते हो तो पहले एक पुष्प को लेना है, उस पुष्प में एक अंडाशय है, यानी सिर्फ एक ओवरी है। तो अगर उस पुष्प को आप देख रहे हो तो उस पुष्प में आपने क्या देखा? यहाँ पर एक पुष्प है, एक अंडाशय है, और एक अंडाशय से ही किसका निर्माण हो रहा है? एक फल का निर्माण हो रहा है। तो उसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं? तो आंसर करना, सिंपल फ्रूट कहते हैं, सरल फल यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास एक पुष्प है और उसमें अगर बहुत सारी ओवरी है, बहुत सारे अंडाशय हैं, और फिर उससे निर्माण हो रहा है किसी फल का, तो उसे हम सभी क्या कहते हैं? समुच्चय फल, यानी कि सेग्रीगेट फ्रूट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट। इसकी अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो इसे हम सभी कहते हैं संग्रथिक फल। और संग्रथिक फल की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो यह इसका क्या मतलब हो गया कि जब बहुत सारे अनेक पुष्पों के अंडाशय आपस में मिल जाते हैं और कोई एक फल यहाँ पर बनाते हैं, तो उसे हम सभी कहते हैं कंपोजिट यानी मल्टीपल फ्रूट। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो? अनेक फूलों के अंडाशय से निर्मित या पुष्प क्रम से निर्मित। जैसे मान लो कि बहुत सारे फूल एक साथ लगे हुए हैं और वो पूरा का पूरा मिलकर के आपस में एक फल यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, ध्यान से सुनो। एक पुष्प का एक अगर ओवरी, एक अंडाशय फल बना रहा है तो सिंपल फ्रूट। अगर एक पुष्प के बहुत सारे अंडाशय मिलकर के फल बना रहे हैं तो एग्रीगेट यानी समुच्चय फल। और अगर बहुत सारे पुष्प के बहुत सारे अंडाशय हो गए, वो मिलकर के अगर फल बना रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट या फिर मल्टीपल फ्रूट। ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। आगे हम यहाँ पर चलेंगे कि भाई यह बताइए कि जो आपका मल्टीपल यानी कंपोजिट या संग्रहित फल है, इसके क्या क्या उदाहरण यहाँ पर हो सकते हैं। तो उदाहरण क्या क्या हो सकता है? जैसे शहतूत हो गया, कटहल हो गया, अनानास हो गया, यानी मूलबेरी, जैक फ्रूट और पाइनएप्पल। तो ये जो फल होते हैं जिनको हम सोरोसिस के नाम से भी जानते हैं, यह किसके उदाहरण होते हैं? कंपोजिट के उदाहरण यहाँ पर होते हैं।
अब आप कहोगे कि मैम कटहल तो सब्जी है। बेटा कटहल एक फ्रूट है जिसकी सब्जी बना करके हम सभी यहाँ पर खाते हैं, बाकी शहतूत और अनानास। इसी तरीके से अगर आप गूलर के बारे में बात करते हो तो जो गूलर होता है जिसको हम सभी फीकस यहाँ पर कहते हैं, जैसे जो कि साइकोनस तरह का एक फ्रूट होता है, यह भी किसका उदाहरण यहाँ पर है, कंपोजिट यानी कि मल्टीपल फ्रूट का यहाँ पर यह उदाहरण होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं जो एग्रीगेट फ्रूट है, समुच्चय फल है। समुच्चय फल की अगर आप बात करो तो इसके उदाहरण क्या क्या हो सकता है, जैसे कि रस्पबेरी जिसको हम रसभरी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, और कस्टर्ड एप्पल जिसको हम सभी शरीफा या फिर सीताफल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर उदाहरण याद करना पड़ेगा जो जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरल फल। सरल फल की अगर आप बात करो तो इसका क्या क्या यहाँ पर उदाहरण हो सकता है, तो चलिए इसको भी हम सभी यहाँ पर पढ़ते हैं। सरल फल की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो यह भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे चेरी, आम, नारियल, आलू बुखारा और आड़ू, ये सभी ड्रुप कहलाए जाते हैं। अंगूर, ब्लूबेरी यानी कि नीलाभरी, इनकी अगर आप बात करें तो यह बेरी कहलाई जाती हैं। अगर आप सेब और पपीता के बारे में बात करते हैं तो इन्हें पोम यहाँ पर कहा जाता है। अब एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब आप एप्पल के बारे में बात करते हैं, जब आप सेब के बारे में बात करते हैं, तो सेब के ऊपर भी प्रश्न यहाँ पर आता है क्या, कि यह फॉल्स फ्रूट है, यह वास्तविक फल नहीं है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में यहाँ पूछा जाए कि फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं, इनमें से कौन सा यहाँ पे वास्तविक फल नहीं है, तो आंसर आपको क्या करना है, एप्पल यानी कि सेब। ठीक है, तो सेब की अगर आप यहाँ पर बात करते हो ना बच्चों, तो जो सेब होता है, जो सेब यहाँ पर होता है वो कभी भी ओवरी से निर्मित नहीं होता, वह अंडाशय से यहाँ पर नहीं बनता, और इसी वजह से इसको हम सभी फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ये थैलेमस से बनता है इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको अलग से भी एक पीडीएफ दूंगी कल, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि हम फ्रूट का कौन सा भाग यहाँ पर खाते हैं, फ्रूट का कौन सा भाग हम यहाँ पर खाते हैं। तो इसके ऊपर भी कई भी प्रश्न पूछ ले तो वो मैं आप लोगों को लिख करके अलग से प्रोवाइड करवाऊंगी। चलिए आगे हम बात करते हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, खट्टे फल हो गया, ये सभी भी सरल फल के उदाहरण हैं। और इस तरह के फलों को हम सभी पैपो के नाम से जानते हैं या फिर हस्पेरिडियम के नाम से यहाँ पर हम इसे जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी अगर आप देखो तो जो सरल फल होते हैं उनको हम दो तरीके से बांटते हैं। पहला होता है ड्राई फ्रूट। ठीक है, पहला क्या होता है, ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट मतलब सूखे फल, ठीक, जो कि कैसे होते हैं, थोड़े से मांसल नहीं होते, कठोर होते हैं, टाइट होते हैं, खाने में थोड़े से सूखे से लगते हैं, उनको हम सभी सूखे फल यानी ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। जैसे कि खजूर, अंजीर, खुबानी जिसको हम सभी एप्रिकोट कहते हैं, आड़ू यानी कि पीचेस, इन सभी की अगर आप बात करो तो यह खाने में उतने मांसल नहीं होते, उतने फ्लैशी नहीं होते, उतने जूसी नहीं होते, इनमें उतना रस नहीं भरा हुआ होता है। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो यह क्या कहलाते हैं, सूखे फल यहाँ पर कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, मांसल फल। मांसल फल की अगर आप यहाँ पर बात करते हो यानी फ्लैशी फ्रूट्स की अगर आप बात करते हो तो ये मुलायम होते हैं, काफी सॉफ्ट होते हैं, मांसल होते हैं, रस से यह भरा हुआ होता है। और साथ में आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो एंडोकार्प होता है यानी सबसे बाहर, सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो कठोर होती है, लेकिन जो मीजोकार्प होता है वो बड़ा जूसी होता है, बड़ा रसदार होता है। तो इसको आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से खा सकते हो। जैसे अगर आप आम, आलू बुखारा, टमाटर, पपीता, इन सभी की अगर आप बात करें तो इसे हम सभी फ्लैशी फ्रूट यानी मांसल फल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक। चलो, तो ये फल था और फल में आपको उदाहरण याद करने यहाँ पर जरूरी है कि सरल फल किसे कहते हैं, समुच्चय किसे कहते हैं, संग्रथिक किसे कहते हैं, सूखे फल किसे कहते हैं, मांसल फल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके उदाहरण के ऊपर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो फ्रूट वाला भाग था यह खत्म। और अब इसके बाद आज की कक्षा में हम सभी पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम सभी क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर प्लांट टिश्यू हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पर प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक। ठीक है, अब पादप ऊतक की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो यहाँ पर पादप ऊतक होता है वह क्या है, तो चलो इसे भी हम सभी यहाँ पर समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस तरीके से अगर हम अपने शरीर को देखते हैं, हमारे शरीर में भी बहुत सारे ऊतक होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाया
बिल्कुल होते हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप बात करते हो प्लांट्स के बारे में, पौधे के बारे में, तो जो पौधे होते हैं उनमें भी ऊतक यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊतक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो है ग्रुप ऑफ द सेल्स, यानी कोशिकाओं का समूह। तो ऊतक का मतलब होता है कोशिकाओं का समूह, आपको यह बात पहले ही पता है। दूसरे नंबर पर बात आती है कि जब हम ऊतक का अध्ययन करते हैं, जब हम किसी भी टिश्यू की स्टडी यहाँ पर करते हैं, तो उसे किस नाम से यहाँ पर जानते हैं, और ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है कि इसे हम सभी कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम हिस्टोलॉजी के नाम से यहाँ पर याद रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ऊतक का मतलब होता है बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ एक समूह, है ना, ग्रुप ऑफ द सेल्स। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाई ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ द टिश्यूज क्या यहाँ पर कहा जाएगा, तो आंसर करना हिस्टोलॉजी के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, ओके, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब जब कभी भी हम लोग यहाँ पर किसी भी पादप के बारे में बात करते हैं, जब कभी भी हम यहाँ पर किसी भी प्लांट को देखते हैं, तो प्लांट में जो टिश्यूज पाए जाते हैं, जो ऊतक यहाँ पर पाए जाते हैं, उसको सबसे पहले दो तरीके से यहाँ पर बांटते हैं। ठीक है, दो तरीके से यहाँ पर बांटते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर होता है जिसे हम सभी कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी विभज्योतक ऊतक, और दूसरी तरफ आता है यहाँ पे परमानेंट टिश्यू, जिसको हम सभी कहते हैं स्थायी ऊतक। और इस तरीके से आप देखते हो कि ऊतक को भी हम दो तरीके से बांट करके यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में क्या अंतर होता है, तो पहले नंबर पर जब हम विभज्योतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करते हैं, तो यह ऐसे ऊतक होते हैं जो बहुत ज्यादा सेल डिवीजन करते हैं, जो बार बार यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया यहाँ पर कर रहे हैं, बार बार कोशिका विभाजन यहाँ पर करते हैं और करते ही रहते हैं। ठीक, तो अगर आप किसी भी पौधे को देखते हो तो पौधे का जो एक्सिस होता है, जो अक्ष होता है, यानी अगर आप तने को देखते हो तो तने का सबसे ऊपर का भाग, और अगर आप जड़ को देखते हो तो जड़ का सबसे नीचे का भाग, वहां पर अगर आप देखें तो उसे हम सभी क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योतक ऊतक, यानी कि कोशिका विभाजन वहां पर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वह किसी भी पौधे की लंबाई को बढ़ाने का काम यहाँ पर करता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक, इसका क्या मतलब है, एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल डिवीजन नहीं होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि कोशिका विभाजन यहाँ पर नहीं होगा, और जब कोशिका विभाजन यहाँ पर नहीं होगा तो वह कोई ना कोई कार्य यहाँ पर करने लगेगा, कोई ना कोई फंक्शन यहाँ पर करने लगेगा, और तब हम उसे कहते हैं स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, स्थायी ऊतक की अगर आप बात करते हैं, तो इसको हम सभी तीन तरीके से बांट करके यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो है सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू, दूसरा होता है जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और तीसरे नंबर पर आता है विशिष्ट ऊतक, जिसको हम सभी कहते हैं स्पेशल टिश्यू। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि स्पेशल मतलब कोई विशिष्ट कार्य कर रहा है, कोई भी विशिष्ट कार्य वो करने लगा, जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस करने लगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों सरल ऊतक और जटिल ऊतक, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरल ऊतक के बारे में। सरल ऊतक का मतलब है कि जहां पर जो कोशिकाएं हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं, आप देख सकते हो गोल 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 बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ऊतक बना रही हैं, और बहुत सरल हैं, बहुत सिंपल हैं, एक जैसी हैं, लाइन से लगी हुई हैं, तो इन्हें हम कहते हैं सरल टिश्यू यानी सरल ऊतक। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो यह जटिल ऊतक कहलाती हैं। जटिल ऊतक का क्या मतलब होता है यहाँ पर कि भाई कुछ गोल है, कुछ चौकोर है, कुछ छोटी है, कुछ लंबी है, कुछ चौड़ी है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, अलग अलग तरह की सेल्स हैं, अलग अलग तरह के यहाँ पर कोशिकाएं हैं, और जब अलग अलग तरह की सेल, अलग अलग तरह की कोशिकाएं मिल करके यहाँ पर कुछ नया ऊतक बना रही हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जटिल ऊतक। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो सरल ऊतक होता है वह कितने तरीके का होता है। अगर आप सरल ऊतक के बारे में बात करें तो कितने तरह के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी प्रश्न पूछता है, तो आपको सीधे सीधे आंसर करना है। पहला होता है पेरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलनकाइमा, और सबसे लास्ट में होता है स्क्लेरेन्काइमा। तो अगर आप सभी देखें तो जो भी हमें यहाँ पर ऊतक दिखाई दे रहा है, सरल ऊतक के तीन प्रकार होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि इनमें से सरल ऊतक कौन है,
तो नाम आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, अब इन तीनों में क्या क्या अंतर है, चलो इसे भी हम सभी यहाँ पर देखते हैं कि इन तीनों में क्या क्या अंतर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने, आप लोग देख सकते हो कि एक टेबल यहाँ पर बनाई है, और अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इन तीनों में क्या क्या अंतर यहाँ पर हो सकता है। चलिए, सबसे पहले इधर है पैरेन्काइमा, बीच में है हमारा कोलेनकाइमा और सबसे लास्ट में है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, इन दोनों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यह दोनों की दोनों टिश्यू, यह दोनों के दोनों ऊतक जीवित कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। क्या बोला मैंने? जीवित कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, लिविंग सेल के बने हुए होते हैं। जबकि अगर आप बात करते हो स्क्लेरेनकाइमा के बारे में, तो जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वह मृत कोशिकाओं से बना हुआ होता है। समझ आई बात? समझ आई बात? अब देखो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि यह कैसा है बेटा, यहाँ पर मृत कोशिकाओं से बना हुआ है, और यही से ही आपका प्रश्न पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा यहाँ पर ऊतक है, ऐसा कौन सा यहाँ पर ऊतक है जो कि मृत कोशिकाओं से यहाँ पर बना हुआ होता है, जो कि किससे यहाँ पर बना हुआ है, तो आंसर करना मृत कोशिकाओं से यहाँ पर बना हुआ होता है। तो आपको सीधे सीधे आंसर करना है यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा। ठीक, तो अगर आप टिश्यू को देखते हो तो सभी जीवित कोशिका से ही बने हैं, लेकिन अगर आप प्लांट को देखो और प्लांट के स्क्लेरेनकाइमा को देखो तो वह मृत कोशिकाओं से यहाँ पर बना हुआ होता है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट, पैरेन्काइमा खाद्य भंडारण करता है, यानी यह भोजन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। यह क्या कर रहा है? भोजन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जबकि इन दोनों की अगर आप बात करते हो, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, तो यह यांत्रिक दृढ़ता देता है, यह मजबूती देता है। क्या दे रहा है? आप कहेंगे इसको कि यह यांत्रिक मजबूती दे रहा है, मैकेनिकल टिश्यू यह यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो अगर आप बात करते हो पैरेन्काइमा, तो यहाँ पर भोजन थोड़े अमाउंट के लिए स्टोर होता है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सुरक्षित रहता है। जबकि अगर आप यहाँ पर बात करते हो कोलेन और स्क्लेरेनकाइमा, तो इन दोनों की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि जो तना होता है वो अच्छे से यहाँ पर तना रहे। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आप देखोगे कि भाई टूटे फूटे ना। ठीक, तो वहां पर अगर आप देखें तो आपको ध्यान रखना है कि कोलेन और स्क्लेरेन, इन दोनों की अगर आप बात करें तो यह यांत्रिक ऊतक की तरह, यानी किसी भी पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम यह करता है। ठीक है, अब तीसरा अंतर हम सभी यहाँ पर देखते हैं। अगर आप पैरेन्काइमा को देखते हो तो पैरेन्काइमा में जो कोशिकाएं होती हैं, जो लाइन से लगी हुई हैं, बहुत ही सरलतम तरीके से लगी हुई हैं, और जो भी यहाँ पर कोशिका होगी उसमें सेल वॉल तो पाया ही जाएगा, कोशिका भित्ति तो पाई ही जाएगी। और जो कोशिका भित्ति यहाँ पर पाई जाती है ना, उसमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है, जो कि सामान्य बात है कि भाई कोई भी यहाँ पर कोशिका भित्ति होगी उसमें तो सेल्यूलोज पाया ही जाएगा। तो यहाँ पर भी सेल्यूलोज पाया जा रहा है और सबसे सरल तरीके का ऊतक बनके यहाँ पर तैयार हो जा रहा है। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की अगर आप बात करो तो यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिका भित्ति में, उनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज पाया जाएगा। पर सेल्यूलोज के साथ साथ आप सभी देखेंगे कि पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज भी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम ये पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज क्या है? ये भी कार्बोहाइड्रेट है, पर यहाँ पर यह एक्स्ट्रा पाया जा रहा है। और इसी वजह से जो पैक्टिन होता है ना बेटा, खासतौर से पैक्टिन, ये क्या काम करता है यहाँ पर कि लचीला बनाता है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो पौधे को लचीला बनाता है, लचीला मतलब फ्लेक्सिबल यहाँ पर बनाता है, तो आपको सीधे सीधे आंसर करना है कि पैक्टिन है। कौन है बेटा? यहाँ पर पैक्टिन होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की अगर आप बात करो तो यहाँ पर भी सेल्यूलोज होगा, यहाँ पर भी सेल्यूलोज होगा, लेकिन साथ में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सेल्यूलोज के साथ साथ यहाँ पर हमें लिग्निन भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या था? सिर्फ सेल्यूलोज था। यहाँ पर सेल्यूलोज के साथ साथ पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज भी है, और यहाँ पर सेल्यूलोज के साथ साथ लिग्निन हमें देखने के लिए मिल रहा है।
और जो लिग्निन होता है ना वो बहुत ज्यादा मजबूती देता है, बहुत ज्यादा मजबूती देता है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो कि कोई भी यहाँ पर पौधा है, पौधे में छाल होती है, बाहर की तरफ बार्क होती है जो कि मृत कोशिकाओं की बनी हुई होती है, और वही वही क्या कर रही है, किसी पौधे को बहुत ज्यादा मजबूती भी देती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्क्लेरेन्काइमा में आपको सेल्यूलोज के साथ साथ लिग्निन भी यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया होगा यहाँ तक। चलो तो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे पास सरल ऊतक है वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो सरल ऊतक है उसको पढ़ लिया है, और अब हम यहाँ पर किसको पढ़ेंगे? जटिल ऊतक को पढ़ेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब जब कभी भी हम यहाँ पर जटिल ऊतक को पढ़ते हैं, जब कभी भी हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू को पढ़ते हैं, तो यह 2 तरीके के होते हैं। कैसे होंगे? यह 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर होता है जिसे हम सभी कहते हैं जाइलम। ठीक है, और जो दूसरा नंबर होता है उसे हम सभी कहते हैं फ्लोएम। ठीक, तो जब कभी भी आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बात करते हैं, जब कभी भी आप यहाँ पर जटिल टिश्यू के बारे में बात करते हैं, तो यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जाइलम और दूसरे नंबर पर होता है फ्लोएम। ठीक है, अब यहाँ पर जो बेटा आपको इमेज दिखाई दे रही है, जो चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह किसका है? जाइलम और फ्लोएम। अब ये कैसा होगा? देखो, ये वाला है जाइलम और ये वाला है फ्लोएम। ठीक है, ओके। और आप सभी ने अभी तक यहाँ पर यह बात तो पढ़ा ही है और समझ भी गए होंगे कि अगर हम सभी जाइलम के बारे में बात करते हैं, तो जो जाइलम होता है वह पानी का यानी जल का परिवहन करता है, और आप सभी को यह बात भी पता होगी कि यह साथ में मिनरल्स यानी कि जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका भी यह परिवहन करता है, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है। जबकि फ्लोएम की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, तो जो फ्लोएम होता है ना वह भोजन का परिवहन करता है। क्या करेगा बेटा? भोजन का परिवहन करेगा, भोजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के यह जाता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गई बात? चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। तो अभी तक तो हमने यहाँ पर यह बात पढ़ा, ठीक है, बहुत अच्छे से हमें समझ में भी आया, लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ अंतर होगा, है ना? कुछ और भी तो अंतर होगा जाइलम और फ्लोएम में, तो चलो उसे भी हम सभी यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में आगे, कि अगर हम सभी देखते हुए यहाँ पर आगे जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब जाइलम और फ्लोएम की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, तो सबसे पहली बात कि अगर आप जाइलम को देखोगे तो जाइलम के जो फाइबर्स होते हैं, जाइलम का जो साइज होता है, जाइलम के जो तंतु होते हैं वह कैसे होते हैं? तो सीधे सीधे आपको आंसर करना है कि वह छोटे होते हैं। और फ्लोएम के जो रेशे होते हैं, फ्लोएम के जो तंतु होते हैं वह कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही प्लांट में हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जड़ों में भी पाए जाते हैं, तना में भी पाया जाता है, पत्तियों में भी पाया जाता है, हर जगह ये यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? ये तीसरा वाला पॉइंट। ठीक है बेटा, अब जब हम यहाँ पर जाइलम के बारे में बात करते हैं, तो जो जाइलम होता है ना, यह ऐसे ऊतक होते हैं जो सिर्फ एक दिशा में गति करते हैं, जो एक दिशा में ही यहाँ पर गति करते हैं। ठीक है, और जो जाइलम होता है वो हमेशा आप देखोगे कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। क्या? नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हो जाइलम के बारे में, तो जो जाइलम होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। अब इसका क्या मतलब हो गया? तो बेटा सिंपल सी बात है
कि जो जाइलम होता है वह किसका परिवहन कर रहा है? तो आंसर सीधे सीधे करना कि जो जाइलम होता है वह जल का परिवहन कर रहा है, वह पानी का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, पानी उसको कहाँ से मिलेगा? जड़ों से मिलेगा। तो जड़ों से पानी को खींच करके वह पूरे पौधे में, पूरे ट्री में, पूरे पेड़ में पहुंचा रहा है। तो सिंपल सी बात है ना कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। सिंपल है, ठीक है। तो वही क्या है आपका? जाइलम। जबकि फ्लोएम की अगर आप यहां पर बात करते हो तो फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम की अगर आप बात करते हो तो फ्लोएम पेड़ में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तो ये कैसा था? एक तरफ जाता हुआ, नीचे से ऊपर। फ्लोएम दोनों तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। अब इसका क्या मतलब हो गया? तो भाई हमको यह बात तो पता है कि जो फ्लोएम होता है वह क्या काम करता है? फ्लोएम यहाँ पर भोजन का परिवहन करता है। क्या करेगा बेटा? भोजन का परिवहन करता है, ठीक है। अब जब भोजन का परिवहन करता है तो भोजन कहां पर बनेगा? पत्तियों में बनेगा। भोजन पत्तियों में बनेगा, ठीक है भाई, पत्तियों में बन गया। अब जब पत्तियों में भोजन बन गया तो जो पत्तियां होंगी उसके ऊपर के भागों तक भी भोजन पहुंचाया जाएगा और पत्तियों के निचले भाग में भी, यहां तक कि जड़ में भी भोजन पहुंचाया जाएगा। तो इसी वजह से जो फ्लोएम होता है वह ऊपर और नीचे दोनों ही दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। तो यहां से पॉइंट आपका बन सकता है कि जो जाइलम है वह एक दिशा में यानी नीचे से ऊपर, और जो फ्लोएम होता है वह दोनों दिशा में यहाँ पर गति करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि जाइलम ऊतक ज्यादा पाए जाते हैं किसी भी पौधे में, फ्लोएम थोड़े कम पाए जाते हैं, पर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये तीसरा वाला पार्ट कि जाइलम किन किन तरह के घटक से मिलकर के बनता है और फ्लोएम कौन कौन से कंपोनेंट यानी कौन कौन से घटक से मिलकर के बनता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है। चलो, तो यहां पर अगर आप देखें तो सबसे पहली बात कि अगर आप जाइलम को देखते हो तो जाइलम ट्रेकिएट्स, पोत तत्व, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, इन सब से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो किससे मिलकर बन रहा है? पहले नंबर पर जो हमारा ट्रेकिएट्स है, दूसरे नंबर पर जो पोत तत्व है जिसको हम सभी वेसल एलिमेंट कहते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, इन सब से मिलकर के हमारे जाइलम का निर्माण होता है। और ये है अब तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, जो हमारा फ्लोएम है, फ्लोएम किससे किससे मिलके बनता है? तो कंपेनियन सेल्स यानी कि साथी कोशिकाएं, चलनी ट्यूब यानी सीव ट्यूब्स, बास्ट फाइबर, फ्लोएम फाइबर, मध्यस्थ कोशिकाएं यानी इंटरमीडिएटरी सेल्स और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है उनसे मिलकर के यह बनता है। ठीक है, तो यहां से भी आपका प्रश्न पूछता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही से ही प्रश्न आपका सबसे ज्यादा बनता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा। जाइलम और फ्लोएम में कुछ याद करो चाहे मत करो, डायरेक्शन याद करो चाहे मत करो, संख्या याद करो चाहे मत करो, लेकिन ये जरूर याद कर लेना, इससे प्रश्न सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान यहाँ पर आप रखेंगे। चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। अगर कभी आपसे यह पूछ लिया जाए कि जाइलम जिंदा होता है या मृत होता है, ठीक है, तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर आंसर करना है कि जाइलम की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो जाइलम होता है उसको हम सभी मृत मान करके यहाँ पर चलते हैं। तो डेफिनेशन के ऊपर मत जाओ, बस इतना ध्यान रखो कि जाइलम और फ्लोएम की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जाइलम को हम सभी मृत मान करके यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, ओके, चलो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। टुडे इज चॉकलेट डे। अच्छा, पढ़ाई पे बिल्कुल वो नहीं है, ठीक है, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, चॉकलेट खाने का बिल्कुल मन हो रहा है इनको। बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप सभी को यहाँ पर बताती हूँ, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात। देखो बच्चों,
मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी पौधे होते हैं वह फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं, ठीक है। और जब वो फोटोसिंथेसिस का कार्य यहाँ पर करते हैं तो यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, ग्लूकोज यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, यानी शर्करा ग्लूकोज यहाँ पर बनाते हैं। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर यह ध्यान में, अच्छा ठीक है बेटा, अभी 14 फरवरी आ रहा है, पर मैं आपको बता दूं 14 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार है, जो हम सभी विद्यार्थी होते हैं, हम सभी के लिए बहुत बड़ा पर्व वह होता है, ठीक है। उस दिन हम सभी यह जानते हैं कि बसंत ऋतु आ जाती है और साथ में ही सरस्वती माता का दिन होता है, ठीक है, तो हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे दिन ब्लैक डे के रूप में भी बनाया जाता है, ठीक है। और अगर आप वैलेंटाइन डे बना रहे हो बेटा, अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो अगर आप वैलेंटाइन डे यहाँ पर बना रहे हैं उसमें ध्यान रखिएगा कि वैलेंटाइन डे का मतलब क्या है। वैलेंटाइन डे का मतलब है कि एक ऐसे बहुत बड़े संत रहे हैं जिनका नाम है वैलेंटाइन, जिन्होंने सबको यह कहा कि प्यार और मोहब्बत को बढ़ाइए, सबसे प्यार करिए, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला निब्बा निब्बी वाला प्यार शुरू हो गया, ये तो हम लोगों ने उस चीज को खराब कर दिया। वो क्या है, एक संत है, और जो संत है उन्होंने क्या कहा कि भाई सब पूरे संसार में प्यार फैलाइए, ठीक है। पर उसको हमने क्या कर लिया, अच्छा प्यार फैलाना है तो चलो अब वो इलू इलू वाला शुरू कर देते हैं। नहीं, अगर आपको वैलेंटाइन डे बनाना है तो सबको प्यार करें, ठीक है, सबको गिफ्ट दें, माता पिता को भी गिफ्ट भी दें, भाई बहनों को भी गिफ्ट दें, दोस्तों को भी गिफ्ट दें, सबको प्यार से गले लगाएं। और सिर्फ एक दिन वाली बात नहीं है, हमेशा की बात है, ठीक है। तो ये बात थी, पर उसको हमने गलत तरीके से ले रखा है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास 3 त्योहार हैं, पहला तो है वैलेंटाइन डे, लेकिन वैसा वैलेंटाइन डे नहीं जैसा कि लोग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अब किसी लड़की को प्रपोज करने पहुंच गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सबके साथ प्यार से पेश आए, ठीक है। और दूसरे नंबर पर माता पिता को जरूर प्रणाम करें, उनके साथ वक्त बिताएं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई उस दिन बसंत पंचमी का त्यौहार है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो पुलवामा अटैक हुआ था तो उसको हम सभी क्या कहते हैं, ब्लैक डे, है ना, तो उस दिन भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक। तो ठीक है, आपको जो भी बनाना है अच्छे से बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा, कल सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैम हम बजरंग दल ज्वाइन करेंगे, क्यों जरूरत है तुमको बजरंग दल ज्वाइन करने का, हाँ क्यों क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है। जो अखंड संगल होते हैं ना वही इस तरह का कमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करें आगे। ओके, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बेटा देखो, बजरंग दल वालों की अगर आप बात करो ना तो मैं उनको भी एक लेवल के बाद गलत ही बोलूंगी, ठीक है। क्या जरूरत है तुमको भाई, ठीक है, आप सबको क्या करिए यहाँ पर जागरूक करिए कि भाई ये चीज गलत हो रही है, ये अश्लीलता की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको रोकने का आप यहाँ पर काम करिए। पर बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की क्या आवश्यकता है किसी चीज पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई 2 प्यार करने वाले मिल रहे हैं तो मिलने दो भाई, क्या दिक्कत है। हाँ, अगर वो पार्क में बैठ करके कुछ अश्लीलता यहाँ पर मचा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप उनको रोकिए कि भाई अगर आपको प्राइवेट आप इस तरह की चीजें यहाँ पे मत करिए, ठीक है। इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि तुम डंडा वंडा पीट दोगे और राखी बंधवा दोगे, अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। तो जरूरत से ज्यादा चीजें करना बेकार होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखो, अपने ऊपर फोकस करो कि खुद क्या हो, दूसरों के ऊपर नहीं, ठीक है। चलो अब शांत हो जाओ, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब चुप हो जाओ, बहुत पिटाई करूंगी अब मैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम सभी यह देख रहे हैं कि पहले नंबर पर कि जब कोई भी हम पौधा देखते हैं तो पौधा सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाता है, फोटोसिंथेसिस की मदद से ग्लूकोज यहाँ पर बनाता है, ठीक है। और ग्लूकोज की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो तो जो ग्लूकोज यहाँ पर बन रहा है वो स्टोर किस रूप में होता है, अगर आप अपने प्लांट को देखते हो तो वो पूरे के पूरे ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो कहाँ पे स्टोर कर रहा है, तो आंसर करना, स्टोरेज कहाँ पर कर रहा है, तो भाई जड़ों पे स्टोर करता है। किस रूप पे करता है, तो स्टार्च के रूप पे करता है, ठीक है। अब बात आती है कि जब यहाँ पर ग्लूकोज बनता है तो प्रत्येक भागों में फ्लोएम के माध्यम से पहुंच रहा है, किसके माध्यम से, फ्लोएम के माध्यम से यहाँ पे पहुंच रहा है। तो जो फ्लोएम होता है उसमें किस रूप में वह कार्बोहाइड्रेट जा रहा होगा,
तो आंसर आपको क्या करना है यहाँ पर, सुक्रोज। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जब यहाँ पर भोजन बनता है तो ग्लूकोज के रूप में, स्टोर होता है तो स्टार्च के रूप में, लेकिन जब फ्लोएम के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है तो किस रूप में जा रहा होता है, तो आंसर करना है यहाँ पर सुक्रोज के रूप में जा रहा होता है। ठीक है, ओके। तो अरे बच्चा दुखी मत हो, कल बैच खत्म हो रहा है, लेकिन अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो बायोलॉजी क्वीन अमृता मैम नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, उससे आप सभी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो परेशान मत हो। दूसरे नंबर पर मैंने एक बात और सोची है, मैं टीम से बात करूंगी। वैसे तो यूट्यूब पे आप लोगों के लिए नया सेशन शुरू हो ही जाएगा कुछ दिनों में, और उसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं अलग से आप लोगों की यहाँ पर अपलोड करवा दूंगी। ठीक है, चलो तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। तो ये 2 टॉपिक आपका हो गया है, और कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, और प्लांट हार्मोन्स कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी, और उसके साथ ही अगर आपको कोई और भी डिस्कशन वगैरह करना होगा तो आप सभी मुझसे यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, चलो तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। बेटा प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो यूट्यूब पे प्रैक्टिस हो जाएगी, उसकी पीडीएफ जो होगी वो मैं आप लोगों को दे दूंगी। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि टाइम मिल जाता है आपके बैच में तो फिर आगे भी पढ़ा देंगे। चलिए, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।